satellite is moving in a low, nearly circular orbit around the Earth. Its radius is roughly equal to that of the Earth's radius, RE. By firing rockets attached to it, its speed is instantaneously increased in the direction of its motion so that it becomes root 3 2 times larger. Due to this, the farthest distance from center of the Earth that the satellite reach is R. Value of R is. तो क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास में ऑर्बिट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना है, अर्थ की रेडियस के ही अप्रॉक्सीमेटली बराबर है. समहाउ सडनली इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर दिया है रूट 3 2/2 टाइम्स, 1/√3/2 टाइम्स इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया है. ठीक है, सेम डायरेक्शन में. तो हमको बताना है कि अब जो नई हाइट है ये क्या होगी. तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो तो ये कुछ मॉडर्न फिजिक्स जैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है अगर उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो जो सिचुएशन दी हुई है वो ये है कि यहाँ पर है इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन में सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ अर्थ, वो कितना होगा, √gm/re के बराबर, और वो इस डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेते हैं. इसके बाद समहाउ इसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया है √3/2 टाइम्स, तो ये वेलोसिटी v2 हो जाती है. लेकिन जब इस ऑर्बिट में जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा. ठीक है, हर एक ऑर्बिट के लिए एक पर्टिकुलर और स्पीड होती है, वो उसी स्पीड से उस ऑर्बिट में मूव कर सकता है. तो स्पीड अब चेंज हो जाएगी, स्पीड अब चेंज हो गई है तो ऑर्बिट का रेडियस बदल जाएगा. तो ऑर्बिट का रेडियस बदल गया और वो यहाँ पहुँच गया है, और ये रेडियस कितनी है, r है यहाँ तक की. लेकिन मैंने इसको क्या किया है, सिंप्लिसिटी के लिए ना मैंने इस डिस्टेंस को h मान लिया जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ RE और ये डिस्टेंस r, इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है. तो ये रेडियस ऑफ अर्थ लिया है मैंने इसको, ये रेडियस ऑफ अर्थ है. ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जबकि क्वेश्चन में ये RE है. मैंने ये डिस्टेंस लिया h, जबकि क्वेश्चन में इसको क्या लेना था, r लेना था. तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए रेडियस ऑफ अर्थ में लिख रहा हूँ r, और बाद में जो इस ऑर्बिट में ये घूमेगा वो वाली ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, h के बराबर. अब हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें हमको दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं. एक कॉन्सेप्ट तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि सैटेलाइट पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क कितना होगा, 0 होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो मैं एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करा रहा हूँ, ये इनिशियल कंडीशन है. जैसे इसकी वेलोसिटी v2 हुई उस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद जब वेलोसिटी v3 हो जाएगी या स्पीड v3 हो जाएगी उस इंस्टेंट पर एंगुलर मोमेंटम. तो दोनों एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं. तो mv2, ये लीनियर मोमेंटम लिखा हमने mv2. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये r या re के बराबर, तो ये re. जब सैटेलाइट यहाँ पहुँच जाता है इधर, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv3, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h के बराबर. तो mv3h, ये इसका एंगुलर मोमेंटम लिखा मैंने फाइनल. इसको सिंप्लीफाई करने से v3 और v2 में ये रिलेशन आ गया, v3 = v2 re/rh. एक इक्वेशन हमने बनाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, दूसरी बनाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हम कहाँ लगा रहे हैं, ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और ये फाइनल मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इस वाली पोजीशन पर -gmm/re, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2², जो वेलोसिटी इसकी v2. फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर gmm/h, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv3 का स्क्वायर. बस इसको हम सॉल्व कर दें. इसको सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आती है h की, ये बाकी सब तुम अपने आप करना. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी h में, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3re के बराबर. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला 3re. ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. अब देखो इसमें स्टूडेंट्स जहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना भूल जाते हैं वो कौन सी चीज़ होती है, वो होती है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुमको याद रहता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रद्युत मैं तुमको एक क्वेश्चन और बोनस देता हूं, ये वाला क्वेश्चन और सॉल्व करो। ए बॉडी इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड रूट जी आर लेस देन वी लेस देन अंडर रूट 2 जी आर, यानी कि ये स्केप स्पीड से इसकी वेलोसिटी कम है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस वेक्टर ऑफ द अर्थ। इफ at the highest point the speed of body is v by 4, the maximum height attained by the body is equal to। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये तुम मुझे सॉल्व करके बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आता है। समझ गए? इसमें क्या काम किया है कि जैसे जो बॉडी थी अर्थ के सरफेस से उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ये है वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से ये वर्टिकल लाइन या ये रेडियस वेक्टर हो गया, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर हो गया। इसके साथ कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है, और यहाँ से 30 डिग्री एंगल मैं यहाँ बना देता हूँ रेडियस वेक्टर के साथ, ये है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। इफ़ एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड कितनी है? v/4 है, तो हमको बताना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी कितनी है, ठीक है। तो ये तुम सॉल्व करो, और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें भी, या जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करना ना भूलें, तो इसमें भी आपको क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करना होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो भेजा है कीर्ति ने, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसकी जो सिचुएशन है पूरी तरह से क्लिक नहीं करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी चीज़ थी कि जो कि कीर्ति को क्लिक नहीं की है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ए एंड बी आर डिस्टेंस अपार्ट। तो दो चार्जेस हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर के बराबर है, ये आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ए थर्ड पॉइंट चार्ज placed on the perpendicular bisector at a distance d from the center will experience maximum electrostatic force। तो d की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। अब एक चीज ध्यान रखो कि d की वो वैल्यू बताना है जिससे कि चार्ज पे लगने वाला कूलम्ब फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में यहाँ पर बना लेता हूँ, ये है चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q यहाँ पर बना लिया हमने। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में? R के बराबर है। और इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमको रखना है एक चार्ज पार्टिकल, थर्ड चार्ज पार्टिकल। तो उस थर्ड चार्ज पार्टिकल को मान लिया मैंने ये Q के बराबर है, ये रखा, ठीक है। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है फिलहाल? ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये है x के इक्वल, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर? ये डिस्टेंस है r/2 के बराबर। अब कैपिटल Q चार्ज है ये, और ये कैपिटल Q चार्ज है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q। हमको ये बताना है Q को हम कितनी डिस्टेंस पर रखें, यानी x की वैल्यू क्या हो कि इस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो देखो जो Q चार्ज है इसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स इसकी वजह से लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर। तो रिजल्टेंट हम लिखते हैं, ये फोर्स मैंने बनाया इस पर, ये फोर्स लग रहा है F, और इसको मैं मान लेता हूँ एंगल है थीटा के बराबर। तो फोर्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये फोर्स F हो जाएगा K Q इंटू Q अपॉन अंडर रूट x² प्लस r²/4 का होल स्क्वायर। कैसे? ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस कितनी आएगी दोनों चार्जेस के बीच में? ये होगी, ये डिस्टेंस है x और ये है r/2, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x² प्लस r²/4 के बराबर। तो ये हो गया F। सिमिलरली जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है कैपिटल Q, वो भी इस पर मैग्नीट्यूड में तो सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो अब हमको इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये भी थीटा के बराबर एंगल है, और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा है, ठीक है। और
ये एंगल कितना आएगा, ये भी 90 माइनस थीटा के बराबर है, ये भी 90 माइनस थीटा होगा सेम लॉजिक से। ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा के बराबर। अब हम फोर्स के कर देंगे यहाँ पर कंपोनेंट। तो जो ये कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये हो जाता है एफ साइन 90 माइनस थीटा, यानी एफ कॉस थीटा के बराबर। और ये कितना है, ये भी एफ कॉस थीटा है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट मिलके हो जाएंगे 2f कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 2f साइन थीटा के बराबर। तो ये 2f साइन थीटा, तो f टोटल फोर्स हो गया एफ नेट इक्वल टू 2f साइन थीटा। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एफ नेट इक्वल टू आएगा 2, f की वैल्यू है k q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन थीटा। तो अब जो साइन थीटा था, इस साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम इस वाले ट्राइंगल से। साइन थीटा आएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी इसकी वैल्यू होती है यहाँ एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4। तो एफ नेट कितना हो गया, अब एफ नेट इक्वल टू 2kq इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 रेज टू पावर 3/2। अब हमको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन इसमें लगानी पड़ेगी। अब हमको ये सॉल्व करना है कि x की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एफ नेट विल बी मैक्सिमम। तो मैं इसमें लिखता हूँ डी एफ नेट ओवर डी एक्स इक्वल टू 2kq इंटू क्यू, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवीज़न फार्मूला लगाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 रेज टू पावर 3/2, और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस, इस बार x को वैसे ही छोड़ दिया और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर बाई 4 में फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये बचेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको, हालांकि ये तो अब तुम खुद कर ही लोगे, मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो डी एफ नेट ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये के 2 बार हो गया, ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 का क्यूब, और अंदर क्या बचा, एक काम करो इसमें से कॉमन निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट इसमें से कॉमन निकल आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, और ये बचेगा -3x स्क्वायर। कहाँ से बचा, एक x ये था, ये 3 था, और एक x ये था, तो ये 3x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और ये तो बाहर निकल चुका है। अब हमें इसको क्या कर देना है, इसको कर देते हैं हम इक्वल टू 0। डी एफ नेट बाई डी टी को रखते हैं डी एफ नेट बाई डी एक्स, सॉरी डी टी नहीं, डी एक्स इक्वल टू 0। तो उसको सिंप्लीफाई करने से जो कंडीशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4, और लिखते हैं आगे, तो x की वैल्यू आती है, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 8, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r अपॉन 2√2। तो जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है x की, वो आती है x इक्वल टू r बाई 2√2, और ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ ये देख लेते हैं हम। ये आएगा, करेक्ट आंसर आएगा ये वाला, r बाई 2√2। ठीक है, तो इस तरह से कीर्ति इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।